हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि फिजिकल यानी कि जो फिजिज ऑप्शन है और जो केमिज ऑप्शन है, ठीक है ना, उनके डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसकी क्राइटेरिया भी हमने बताई थी। तो बच्चों क्योंकि ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस मोर देन वन में प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इनके ऊपर जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन, राइट। तो हम एक साइड लिखेंगे फिजिज ऑप्शन ठीक है, और इधर क्या है केमिज ऑप्शन। तो जैसा कि बच्चों हमने इसमें लास्ट लेक्चर में ये कर दिया था, जस्ट आप इसको एक पॉइंट वाइज, ठीक है ना, एक कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेंगे, सो दैट अगर इस पर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस जो होता है बच्चों फिजिज ऑप्शन और जो केमिज ऑप्शन में, फिजिज ऑप्शन में क्या होता है कि वीक, ठीक है ना, फोर्सेस होते हैं, और वो कौन से होते हैं, वान डर वाल फोर्सेस, ठीक है। और इसमें जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, प्योर केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। पहला जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वीक, ठीक है, वान डर वाल फोर्स, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में होगा, एडजॉर्बेंट। कौन होता है एडजॉर्बेंट, जिस सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, है ना, जो एडजॉर्ब हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, राइट। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। केमिज ऑप्शन का मतलब आप कह सकते हो ना, सिंपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, नथिंग, कंपाउंड का फॉर्मेशन। केमिज ऑप्शन इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, राइट। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड सच एज कोवेलेंट और आयनिक, ठीक है। यहाँ पे वीक डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस हो सकता है, ठीक है। अगला जो डिफरेंस होगा, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी इसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। ये डेटा भी पूछा जा सकता है स्पेशली नीट वगैरह में। तो बॉन्ड एनर्जी होता है बच्चों 20 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसमें जो होगा क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है 80 किलो जूल टू 240 किलो जूल पर। सेकेंड जो है, थर्ड पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। क्या होता है, ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एडजॉर्बेंट किसी भी एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो सकता है, ठीक है ना, नॉन स्पेसिफिक। और ये जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है हाईली स्पेसिफिक। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अंडर, जैसे हमने कहा ना, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करेंगे, तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस जो होगा इस वॉल पे या बोर्ड पे एडजॉर्ब हो जाएगा, कुछ ना कुछ एडजॉर्ब होगा, ठीक है ना। कम ज़्यादा हो सकता है बट वो एडजॉर्ब होगा, हर गैसेस या डस्ट का पार्टिकल, ठीक है ना। कोई भी आप शर्ट पहनते, चाहे वो कॉटन हो, वुलन हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, उस पर डस्ट तो हमेशा एडजॉर्ब होता ही होता है, ठीक है। तो वो नॉन स्पेसिफिक होता है। बट जो केमिज ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मतलब जैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन है तो सभी का ऑक्साइड आप नहीं बना सकते, है ना। जैसे
जो गोल्ड का है, सिल्वर का है, मरकरी का है, प्लैटिनम का है, तो इनके ऑक्साइड बहुत मुश्किल से बनते हैं और ऑर्डिनरी कंडीशन में तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये हाईली स्पेसिफिक नेचर है, तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों कि ये कई बार पूछा जा सकता है, गया है इनफैक्ट, इसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल, ठीक है, नेग्लेक्जिबल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है ना, कि जो फिजिज ऑप्शन है उसको होने के लिए किसी भी प्रकार का एनर्जी बैरियर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप होगा विदाउट, है ना, डिमांड ऑफ सम एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, वो अपने आप होगा एवरी टेम्परेचर। और इसमें जो होता है वो क्या होता है, वेरी हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, वेरी हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। उसमें जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट है जो फिजिज ऑप्शन होता है, ये क्या होता है बच्चों, मल्टी लेयर होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर ना, ये क्या होता है, मल्टी, ठीक है, मॉलिक्यूलर और लेयर, ठीक है ना, कई लेयर होगा, है ना, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे होती जाएगी। जैसे जो रॉक का फॉर्मेशन है ना, डस्ट अगर उस पर जमता जाए जमता जाए जमता जाए जमता जाए, ठीक है ना, तो वो लेयर वाइज बनता जाएगा, ठीक है। तो कई लेयर हो सकता है यहाँ पे। और ये जो होता है ये क्या होता है बच्चों, यूनी लेयर होता है, ठीक है, यूनी लेयर, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, ठीक है ना, तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। अगर सरफेस एरिया अगर बच्चों बढ़ाएंगे तो हमने आपको बताया ही था कि निश्चित रूप से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन सब्सटेंस या जो एडजॉर्बेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी होगा एटम के साथ, है ना, कनेक्ट होने के लिए। सेम यहाँ भी है कंडीशन, ठीक है, कि इट ऑल्सो इंक्रीजेज विथ सरफेस एरिया, it also increases with surface area, ठीक है। तो these are some differences, और भी है इसमें कुछ, जैसे अगर आप बच्चों प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, फिजिज ऑप्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। केमिज ऑप्शन भी ऑलमोस्ट इंक्रीज ही होगा, लेकिन उसका उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना ज़्यादा इफ़ेक्ट किसके लिए होता है, फिजिज ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि इट इंक्रीजेस with increase of pressure, ठीक है। प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं तो फिजिज ऑप्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ भी प्रेशर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर इज हैविंग लेस इफेक्ट, ठीक है। इंक्रीज ऑफ, इंक्रीज होता है ऐसा नहीं है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर इज हैविंग लेसर इफेक्ट एज कंपेयर टू फिजिज ऑप्शन, ठीक है ना।
एज कंपेयर टू फिजिजॉर्प्शन। ठीक है ना बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। अगर वो एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं आएगा ना। अगर वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर गया तब अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन ठीक है ना कि एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस आफ्टर ओवरकम ऑफ एनर्जी बैरियर। ठीक है, अगला इसमें है जो बच्चों कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो फिजिजॉर्प्शन बच्चों डिक्रीज करता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट डिक्रीजेस। ये ग्राफ बच्चों याद रखना। ठीक है, ये टेम्परेचर दिया जा रहा है और ये क्या है, x अपॉन m हमने बताया था। x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है जो एडजॉर्ब हो रहा है। m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है ना। जैसे ये जो बोर्ड है वो एडजॉर्बेंट है तो उसका मास m है, और ये जो x है वो एडजॉर्बेट है, ये इंक जो है वो x है। क्लियर। यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो केमिजॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये टेम्परेचर को बढ़ाने से ये घटता है। क्या रीज़न है, क्योंकि रीज़न ये है ना बच्चों कि ये वीक वान डेर वाल्स फोर्स से ये फिजिजॉर्प्शन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो जो वीक बॉन्ड था ना वो ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो वीक फोर्सेस होता है। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे मान लो कि क्या है कि शर्ट पे पहले मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स आ गई, ठीक है ना, आप बाहर गए, ओस की बूंदें हैं, है ना, या फिर हल्की हल्की बारिश हो रही, तो वो एड्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपने शर्ट को ड्राई किया वो निकल गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे, क्योंकि वीक फोर्सेस होते हैं तो इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाने से ये वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात आती है, उसको मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मिनिमम एनर्जी तब मिलेगा ना जब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद आएगा, जब आप उसको हीट देंगे। ठीक है, तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं x अपॉन m और यहाँ पे t, तो ये समथिंग ऐसा जाएगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो केमिजॉर्प्शन जो होगा बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो घटने लगेगा। क्योंकि अगर आपने उसके बियॉन्ड अगर बढ़ा दिया तो वो जो कंपाउंड, जो केमिकल बॉन्ड बना, वो खुद ही ब्रेक होने लगेगा। ठीक है ना, तब जा कर के क्या होगा बच्चों, जो केमिजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम होने लगेगा। ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से स्टार्टिंग में और काफ़ी देर तक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन में एक और बात होती है कि जैसे यहाँ पे जो इजीली लिक्विफेबल गैस होती है ना, फिजिजॉर्प्शन में इजीली लिक्विफेबल गैस क्या होती है बच्चों, आसानी से एड्जॉर्ब होती है। ठीक है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे कि इसमें जो होता है कि इजीली liquefiable gases which are
हैविंग हायर, कि कई बार आ चुका है बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, TC हम लिख रहे हैं, विच आर हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना, एडजॉर्ब ईजिली, ठीक है, ये एक बहुत ही एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, तो ये देख लेंगे आप। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं, ये बुक में भी लिखा है, डिपेंड्स अपॉन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, है ना, ये नेचर पे डिपेंड करेगा, किसके नेचर पे, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट दोनों के नेचर पे, ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है, तो ये बच्चों डिफरेंस है, ठीक है, आप इन सब बातों को समझ करके माइंड में आप रख लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, तो हमेशा आप इसका लॉजिक के साथ याद रखेंगे बच्चों, तो आपको याद रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से शुरू में बढ़ता है, उसके बाद घटेगा, ठीक है ना, x/m। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने, जितना लो टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, तो आई होप, है ना, इट इज़ क्लियर टू यू। अब बच्चों हम लोग इसमें एक आता है फ्रेंडलिक आइसोथर्म, तो ये एडजॉर्प्शन के बारे में जो x/m हम बार बार कह रहे हैं, वो पहले उन्होंने ही इस पर स्टडी किया और उसी की बात की, तो इसमें जो है जो एक और जो न्यूमेरिकल बनने का स्कोप है, ठीक है, वो यही है फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिक ने यही कहा कि जो एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है, इनका जो नेचर है, ठीक है ना, वो तो मैटर करेगा ही करेगा, साथ में जो प्रेशर है उसका क्या रोल है, ठीक है, तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म मतलब कि एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो आता है किसमें, फ्रेंडलिक आइसोथर्म में, राइट, तो ये क्या है बच्चों, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, ठीक है, फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी एनालाइज, क्या इसमें करना है, एनालाइज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, extent of adsorption at constant, क्या होगा, टेम्परेचर, है ना, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्म, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है ना, फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन दिया, ठीक है, तो और उसके आधार पे दैट इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, तो वी एनालाइज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एडजॉर्प्शन किसका होगा, एडजॉर्बेट का होगा, किस पे होगा, एडजॉर्बेंट पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे x जो होता है ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट होता है,
ठीक है, और जो m होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो ही हैज़ गिवन इक्वेशन, तो यहाँ से आता है बच्चों x/m इज इक्वल टू k p के पावर 1/n, ठीक है। वहाँ जहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पे। n भी वो भी कांस्टेंट है, जनरली उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो k एंड n आर कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ पे जो k और n है वो कांस्टेंट है और वो डिपेंड करेगा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की नेचर पे, ठीक है। मतलब k जो है दैट इज़ नॉट, ठीक है ना, सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, हर एक के लिए अलग अलग होगा, है ना। जैसे मान लो आयरन का सरफेस है और अमोनिया गैस है, ठीक है, तो वहाँ पे k की वैल्यू अलग आएगी। आयरन का सरफेस है, O2 गैस है, तो वहाँ पे k की वैल्यू अलग आएगी। निकल का सरफेस है, NH3 है, तो k की वैल्यू अलग आएगी। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ k और जो n है, ठीक है। तो अगर हम x/m और p का ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आता है बच्चों, x और m का, ठीक है। तो x/m वर्सेस p, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है ना, आइसोथर्म लाइक दिस, अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। ये जो है ये टेम्परेचर से T1 है, ये T2 है और ये T3 है, और यहाँ पे क्या है x/m है और इधर क्या है बच्चों, p है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिलेशन है T1 लेस देन T2 लेस देन T3। लो टेम्परेचर पे, है ना, फॉर अ फिक्स्ड, है ना, से मान लो कि हम यहाँ की बात करें, इस पॉइंट पे अगर आप देखें, है ना, तो इस पॉइंट पे x/m की वैल्यू, है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों, टेम्परेचर T1 पे है, ये है ना। तो ये प्रेशर जो है वो सबके लिए सेम है, ठीक है ना, प्रेशर इज़ कांस्टेंट फॉर एवरीवन, टेम्परेचर इज़ डिफरेंट। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो ये देखा जाता है कि x/m की वैल्यू वो यहाँ से मैच कर रही है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो घट के नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर और ज़्यादा होगा तो घट के और नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो दिस इज x/m वर्सेस p, ये इसका ग्राफ है बच्चों, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये आइसोथर्म है, ये T1 रखा है, से मान लो ये 100 केल्विन है, ठीक है ना, ये मान लो 150 केल्विन है और ये मान लीजिए 200, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 100 केल्विन है, ध्यान रखना, ये 200 केल्विन है, ठीक है, ये मान लो 250 केल्विन है। तो एज यू इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू आर गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट, ठीक है, ये मतलब है। अब इसमें जो आता है बच्चों कि जो न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं, है ना, जैसे आप इसका लॉग अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग का यूज़ करके मेडिकल वगैरह में, ठीक है, या मेंस वगैरह में इस पे क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसका अगर हम लॉग ले लें, ठीक है,
लॉग ले रहे हैं बच्चों, बेस 10 है ये, ठीक है। तो बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ये लिखोगे log x बाई एम इज इक्वल टू log k इंटू पी के पावर 1 अपॉन n, तो log k, ठीक है ना, प्लस log p के पावर 1 बाई n, क्या हो जाएगा ये log k प्लस 1 अपॉन n log p, ठीक है। तो ये हो गया log x बाई m, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ, यही जो ग्राफ है, ये जो x बाई एम वर्सेस p का ग्राफ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, log x बाई एम वर्सेस log p का ग्राफ बनाएंगे। किसका बनाएंगे, log x बाई एम वर्सेस log p। तो ये जो है, ठीक है ना, इसको हम y एक्सिस पे लेंगे, ठीक है ना। इसको आप कहाँ पे लोगे, y एक्सिस पे। किसको लोगे, x बाई एम को नहीं, किसको, पूरे को, log ऑफ x बाई एम, ठीक है। और log ऑफ p, इस पूरे को हम कहाँ पे लेने वाले हैं, x एक्सिस पे। कैसे ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो हम इसको y मान लेंगे, उसको वो मान लेंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा आपको, है ना, स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा बच्चों, तो हम इसको लिख लेंगे कि पुट y इज इक्वल टू log x बाई एम, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू log p। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, इस इक्वेशन में, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। फर्स्ट में रख दो जरा, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू log k, ठीक है ना, प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब log k क्या होगा, ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या है, 1 बाई एन है ना, तो ये इंटरसेप्ट होता है, और ये क्या है, सॉरी 1 बाई एन जो है वो क्या है, ठीक है, टेंजेंट है, ठीक है ना, स्लोप है, और जो log k है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर कि m की वैल्यू क्या है, 1 बाई एन, ये क्या होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो c है वो क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y। तो ये इंटरसेप्ट कितना है बच्चों, log k है। तो इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है ना, y और x, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब बच्चों जो यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा। तो 1 बाई एन जब भी रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो वो किसकी तरफ बेंड होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो m है ये क्या है, ये पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है ना, ये नेगेटिव नहीं होगा। और जो c है ना, ये जो log k है, ठीक है, ये भी यूजुअली पॉजिटिव ही आएगा, है ना। k की वैल्यू, है ना, उसके नेगेटिव तो होगा नहीं, एडजॉर्प्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जो c भी है ना वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो ये जो होगा कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा बच्चों, ऐसा। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप लिखोगे log x बाई एम, ये ऐसे वेरी करेगा y एक्सिस पे, और ये जो होगा log p, ये वेरी करेगा x एक्सिस पे, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये है log k है, ठीक है। और ये जो होगा थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना, m होगा या आप, ठीक है, तो ये tan इनवर्स m, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, वो 1 अपॉन n है,
ठीक है, tan इनवर्स 1/n, या ऐसे लिख दो m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और वो क्या है 1/n। तो अगर आपको थीटा मालूम है तो आप tan थीटा निकाल के ये स्लोप निकाल दोगे, इंटरसेप्ट आ जाएगा, x/m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब इस पे जो क्वेश्चंस बनेगा है ना, उसी को हमें देखना है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है ना, कमांड रखना है। तो देखो, अब अगर हम इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाएं, ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि ऐसा है, यहाँ पे लिखा हमने log x/m और यहाँ पे लिखा log p, ग्राफ हमने ऐसा बना लिया। ठीक, तो क्या आप इससे कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं? जैसे पूछा व्हाट इज़, है ना, कुछ हमने दे दिया। ठीक है, तो जैसे n के बारे में हमने पूछ लिया ना, n क्या होगा, कैन यू फाइंड n? ठीक है ना, फाइंड n फॉर एबव ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ के लिए n की वैल्यू क्या होगी? तो क्या देख रहे हो, उसका जो स्लोप है वो क्या है, ठीक है ना, 0 है। ठीक है, 0 है, और स्लोप क्या होता है, ये tan थीटा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, सोच के देखो। n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है स्लोप है इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और वही m होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, वो 1/n है, ये 0 है, n की वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है ना, इस तरह से। सेकेंड क्वेश्चन है कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि यू मस्ट रिमेंबर समथिंग, जैसे log 2 की वैल्यू क्या होता है 0.301, या पॉइंट हम 3 ले सकते हैं, log 3 की वैल्यू होता है 0.4771, या इसको आप ले सकते हो 0.48। ठीक है, log 5 की वैल्यू आप लेते हैं 0.699, रफली हम इसे कितना ले सकते हैं 0.7। log 7 की वैल्यू होता है 0.84। तो बच्चों ये log जो है ना वो याद होना चाहिए, ये बहुत जगह पे आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो लेट अस डू एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमने इसी में बात किया कि फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, ठीक है, फाइंड x/m, फाइंड x/m एट 4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमने आपको दिया है log x/m, ये है log p। ठीक है, और ये हमने आपको दिया है से, ये यहाँ से ये ऐसे है, ऐसे ये जा रहा है। ठीक है, और ये जो है हमने मान लो 60 डिग्री दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने आपको दिया है 0.48। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो हमने बना दिया।
और आपसे पूछा कि फाइंड x log x बाई एम या x बाई एम। तो देखो बच्चों, अभी हमने क्या किया था, नहीं, बस इस इक्वेशन को याद रखना कि x बाई एम इज इक्वल टू क्या होता है, k p की पावर n। फटाफट इसको लिख देंगे, तो log x बाई एम इज इक्वल टू log ऑफ k p की पावर 1 बाई n, है ना। तुरंत डिराइव कर लेंगे, यह जाएगा 1 बाई n log p प्लस log k, ठीक है ना, ये है। तो इसको आप मान रहे हो y, ये है m, m की जगह ये है, ये x हो गया, ये c हो गया। तो ऐसे लिख लेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से कि ये जो log x बाई एम है, उसको y एक्सिस पे ले रहा है ये, तो c की वैल्यू क्या है, log k है ना। log k की वैल्यू कितना दिया, 0.48, ठीक है, यही तो है, ये 0.48 है। तो अब इसी पे आ जाते हैं फटाफट। तो ये हमने एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है वो 0.48 है। तो अब इसी से कंपेयर कर लो, ये जो है log x बाई एम है ना, और ये है log p है, जस्ट कंपेयर इट। तो ध्यान से देखो, तो log जो इंटरसेप्ट है दैट इज c की वैल्यू क्या है बच्चों, log k। क्वेश्चन में log k की वैल्यू कितना दिया है, 0.48, ठीक है। यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, तो जो c है दैट इज log k, और ये दिया है 0.48। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, log 3, यही तो है। यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, क्या हम इसकी जगह log 3 लिख सकते हैं, यस, यहाँ से अभी भी बताया इसीलिए। तो k की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, k आपने निकाल लिया। और दूसरा देखो, स्लोप दिया है ना, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 बाई n इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3। तो 1 बाई n इज इक्वल टू √3, तो n की वैल्यू क्या आ गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। तो ये मतलब है, तो log x बाई एम, ठीक है। तो अब आपको सब कुछ निकल गया ना, तो उसमें रख दो, तो क्या आएगा, log x बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई n जो है वो √3 है, ठीक है, log p है, ठीक है, और प्लस log k, ठीक है। यहाँ से x बाई एम निकल जाएगा, तो log k कितना है बच्चों, 3 है ना, तो वही है, तो log 3 ही रखो अभी फिलहाल। तो वैल्यू फटाफट करो, तो ये आएगा √3, log p हमने दिया है कितना प्रेशर पे, 4 एटमॉस्फेयर। अब log 4 कितना आएगा, तो log 2 स्क्वायर दैट इज 2 log 2 कितना है, 2 इंटू 0.3 कितना आएगा, 0.6। ये वैल्यू होगी 0.6 हो गया, प्लस ये 0.48 हो गया। √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है ना। ये 1.732 इंटू 0.6 प्लस 0.48, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो log x बाई एम आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ से फिर x बाई एम जो होगा 10 के पावर में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ये भी कुछ किसी का log बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये होगा log x बाई एम, ठीक है। तो चलो इसको हम एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर, तो उसको ज़रा सॉल्व करो, है ना। तो 0.6 इंटू 1.732 कितना आएगा, यहाँ से देखो लिखेंगे log x बाई एम इज इक्वल टू, ये आ गया 6 2 जा 12, ठीक है, और 9 हो गया 3, ठीक है। तो ये आ गया
कोड पे लिखें 1.03, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 0.48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ रहा है, ये हो गया 2, 9, 8, 17 के 7, 8 हो गया 0, 1.0872। गड़बड़, ये है ना 0.48, सॉल्व कर लो तो 2 हो गया, 9 हो गया, 1, 5, तो 1.51 या लगभग 1.52 आ रहा है, ठीक है। log x बाई एम, तो log x बाई एम इज इक्वल टू हम रफली 1.52 लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 0.52 किसका लॉग होगा, सोच के देखो जरा। 0.48 किसका लॉग है, 3 की वैल्यू है, ठीक है। log 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.7, मतलब ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, log 3 समथिंग, log 3.6 वगैरह अगर हम ले लें, ठीक है ना, तो आई थिंक आ जाएगा। जैसे मान लो इसको आप क्या लिख सकते हो, ना, अगर हम log जो है 36 की बात करें बच्चों, ठीक है ना, log 36, तो log 36 को क्या लिख सकते हो, है ना, जैसे 10 इंटू 3.6 लिखोगे ऐसे, या भी ऐसे लिखो तो ये क्या आएगा, log अगर 36 ही हम लेते हैं तो इसको क्या लिखोगे, 3 का, है ना, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2 log 3 प्लस 2 log 2, तो ये हो गया 0.96 प्लस 0.6, देखो एग्जैक्ट आ गया क्या। समझ गए। तो मैंने कैसे सोचा, देखो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो वही हमने कहा ना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3.6। अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, 3.6 हम यहाँ से देख रहे हैं, log 3 की वैल्यू 0.48, वैसे आपको इसकी एंटी लॉग की वैल्यू वो दे देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो आ रहा है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे log 36, तो x बाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि x बाई एम का ग्राफ दे दिया, उसका नेचर दे दिया, वैल्यू दे दिया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको वैल्यू दे देगी, कुछ आपसे कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म। अगर बच्चों इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 1.56 आ रहा है ना, कोई बात नहीं, ये ऑलमोस्ट सेम है, ये रफ, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉग को हैंडल कर सकते हैं। और वैसे अगर ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना, तो वो लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी किसी न किसी फॉर्म में, तो आप इसके लिए टेंशन न लें। तो ये जो था बच्चों, ये क्या था, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, ठीक है ना। तो उसका नेचर वगैरह एन की वैल्यू पूछ लेगा, है ना, तो हमेशा यही ध्यान रखेंगे कैसे करना। दूसरा होता है अगेन फॉर सोल्यूशन, है ना, ये हमने किस में किया था, फ्रेंडलिक आइसोथर्म फॉर सॉलिड टू गैस समथिंग, है ना। तो सोल्यूशन या एक्वस फेज में, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि एडजॉर्प्शन इन एक्वस फेज, ठीक है ना, एक्वस फेज। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना, ऐसा कोई प्रेसिपिटेट है, और यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का
प्रेसिपिटेट है, MgOH ऑल्टोएस, और इसमें क्या है, मैग्नेसॉन है, ठीक है ना, ये एक सब्सटेंस है जो कि कलर्ड है, ठीक है। तो इसको अगर आप इसमें ऐड करेंगे या कुछ भी, जैसे चारकोल बेड ले लो, ठीक है ना, और जो है, ठीक है ना, इसमें कोई इंडिकेटर लाइक लिटमस वगैरह ले लो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, जो चारकोल बेड होगा वो उस लिटमस के जो कलर होगा, ठीक है ना, जैसे मिथाइलिन ब्लू वगैरह है, तो वो उसको क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा, तो जो कलर होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा या कम्प्लीटली जा सकता है। तो एड्जॉर्प्शन इन एक्वस फेज में भी सेम होगा कि एक्वस कंडीशन, ये एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है ना, इस सोल्यूशन में यहाँ पे प्रेसिपिटेट का बेड है और यहाँ पर क्या है, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है या कलरलेस भी हो सकता है, हमें उसको इसके ऊपर एड्जॉर्ब करना, हम इसलिए